हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल द पीवाईक्यू में। और आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रेस्पिरेशन इन ह्यूमन मींस मानव में श्वसन का चैप्टर। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि जब एटीपी का परिवर्तन एडीपी में होता है, मींस एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका फुल फॉर्म है, इसका परिवर्तन कर रहे हैं एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में, तो क्या उत्पन्न होता है? पहला प्रश्न ये है। ठीक है, तो इस समय जब ये ट्रांसफर होता है तो एनर्जी उत्पन्न होती है। ठीक है, बेसिकली ये एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है इसको एनर्जी करेंसी या एनर्जी क्वाइन कहते हैं। तो जब ट्रांसफर होता है डाइफॉस्फेट में तो एक फॉस्फेट कम होता है और यहाँ पर ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, तो पहले प्रश्न का उत्तर मिल चुका है। एक्सप्लेनेशन एक बार देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन है कि जब एटीपी का परिवर्तन एडीपी में होता है तब ऊर्जा उत्पन्न होती है। एटीपी का एडीपी में परिवर्तन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और ये सारी प्रक्रिया कहाँ पर होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, कोशिका का ऊर्जा घर हिंदी में। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ सेल, कोशिका का ऊर्जा घर। श्वसन की क्रिया यानी कि रेस्पिरेशन जो होता है वो ग्लूकोज के टूटने की क्रिया को ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। ग्लूकोज जब टूटेगा तो ग्लाइकोलिसिस कहलाता है और ग्लाइकोलिसिस में 4 एटीपी का निर्माण होता है। याद रखिएगा, ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया में 4 एटीपी का निर्माण होता है, जिसमें 2 एटीपी खर्च हो जाते हैं और 2 एटीपी बचते हैं। अब ये जो प्रोसेस है ये जरूर आप लोग याद रखिएगा, अभी आगे काम आएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर यहां दिख रहा होगा। अगला प्रश्न है कि उपापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म के परिणाम स्वरूप ऊर्जा किस रूप में तुरंत रखी जाती है? अगर मेटाबोलाइज कोई चीज हो रही है, उसका उपापचय हो रहा है, तो जो ऊर्जा निकलती है वो किस रूप में रखी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा एटीपी के रूप में, यानी कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में निकलने वाली ऊर्जा को रखा जाता है और एटीपी को ही हम लोग एनर्जी करेंसी कहते हैं। ठीक है, अम, ऊर्जा मुद्रा कह सकते हैं, एनर्जी करेंसी, एनर्जी क्वाइन भी कहते हैं। एक्सप्लेनेशन एक बार देख लेते हैं कि उपापचय के परिणाम स्वरूप जो ऊर्जा निकलती है एटीपी के फॉर्म में रखी जाती है। एटीपी का फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया है कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है और इसको एनर्जी करेंसी के नाम से जानते हैं। तो कई बार प्रश्न ये भी पूछता है कि एनर्जी करेंसी बेसिकली किसको कहते हैं, तो यहां पर आप बता देंगे कि एटीपी को ही एनर्जी करेंसी कहते हैं। एटीपी का जब एक फॉस्फेट अणु हटता है तो वो एडीपी में कन्वर्ट हो जाता है, एडिनोसिन डाई फॉस्फेट हो जाता है। वो भी बात मैंने आपको बता दी है जो एक्सप्लेनेशन में लिखी हुई है। ठीक है, और एडीपी में एक अणु मिला देंगे तो वो एटीपी बन जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। ग्लूकोज के जल और सीओ2 के पूर्ण अपघटन में कितने एटीपी के अणु उत्पन्न होते हैं? तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। ठीक है, हर बार ये एग्जाम्स में हु बहू ऐसे ही पूछता है, तो इसको बिल्कुल भी गलत नहीं करेंगे। याद रखेंगे कि जब भी ग्लूकोज का जल और सीओ2 में पूर्ण अपघटन होगा, यानी कि पूरी तरह से वो डिकम्पोज होगा, ठीक है, तो उसमें एटीपी के टोटल 38 अणु निकलते हैं। याद रखिएगा कि ग्लूकोज जो अपना है, ठीक है, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है ये H2O में और CO2 में जब डिकम्पोज होगा, ठीक है, तो टोटल कितनी एनर्जी निकलेगी? तो 38 एटीपी निकलेगी। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा, रिएक्शन कुछ ऐसे ही होती है। अगला प्रश्न देखने से पहले एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि CO2 और जल के पूर्ण अपघटन में 38 एटीपी अणु का निर्माण होता है। अगला है ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस से रिलेटेड। क्या है ग्लाइकोलिसिस? क्या होता है? पूछ रहा है कि ग्लाइकोलिसिस में किसका परिवर्तन होता है। मींस प्रोटीन ग्लूकोज में बदलता है या ग्लूकोज फ्रक्टोज में बदलता है, मंड ग्लूकोज में बदलता है या फिर ग्लूकोज पायरुविक एसिड में या पायरुविक अम्ल में बदलता है। तो जब भी ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया होती है तो एक बात याद रखेंगे कि उस ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया में ग्लूकोज पायरुविक एसिड में बदलता है। इस प्रकार डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बातें जो भी हैं वो हम लोग एक्सप्लेनेशन में देखेंगे कि ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और ग्लूकोज निर्माण की प्रक्रिया को ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं, जो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ग्लूकोज निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसको ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि जलीय अपघटन में ऊर्जा मुक्त होती है, जो हाइड्रोलिसिस होता है उसमें कितनी ऊर्जा मुक्त होती है, किस तरह से ऊर्जा मुक्त होती है? तो क्या वो ऊष्मा ऊर्जा के रूप में होती है, क्या वो गतिज ऊर्जा के रूप में होती है, प्रकाश या विभव ऊर्जा के रूप में, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी, लास्ट वाला। तो कहता है कि जलीय अपघटन हो रहा है, हाइड्रोलिसिस हो रहा है किसी चीज का, जो जो भी ऊर्जा मुक्त होगी वो किस रूप में होगी? ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में होगी। ठीक है, आप देखते होगे जब भी हाइड्रोलिसिस होता है किसी चीज का, तो ऊष्मा के अलावा और किसी फॉर्म में ऊर्जा मुक्त नहीं हो सकती, मतलब वो भागने नहीं लगेगा, गतिज ऊर्जा के रूप में नहीं व्यक्त होगा, ना ही उसमें से कोई प्रकाश निकलने लगेगा, ना ही उसमें कोई पोटेंशियल डिफरेंस। एक बार हो भी सकता है पोटेंशियल डिफरेंस हो जाए, ठीक है, डिफरेंट चार्जेस के कारण, बट
जो सबसे प्रोमिनेंट एनर्जी वहां पर निकलती है वो निकलती है ऊष्मीय ऊर्जा, यानी कि थर्मल एनर्जी। तो अगर कभी थर्मल एनर्जी वहां पर लिख दे तो ये बात याद रखेंगे, थर्मल एनर्जी जो है इससे निकलती है। एक्सप्लेनेशन आपके सामने है कि जलीय भूठन में ऊर्जा ऊष्मा के रूप में मुक्त होती है। उपापचय मेटाबॉलिज्म दो प्रकार का होता है, एक होता है एनाबॉलिक, होता है कैटाबॉलिक। एनाबॉलिक मतलब होता है कंस्ट्रक्टिव फेज, और कैटाबॉलिक मतलब होता है टूटना फूटना, डिस्ट्रक्टिव फेज। ठीक है। तो अगर एसिमिलेशन या स्थायीकरण की प्रक्रिया हो रही है तो उसको एनाबॉलिक बोलेंगे, और अगर टूटने की प्रक्रिया हो रही है, विखंडन की प्रक्रिया हो रही है एसिमिलेशन की जगह, तो उसको हम लोग बोलेंगे कैटाबॉलिक। ठीक है। तो ये भी पॉइंट याद रखेंगे कि मेटाबॉलिज्म जो है दो चीजों से मिलकर के बनता है, एक तो होता है कंस्ट्रक्शन से, एक होता है डिस्ट्रक्शन से। अगला है कि कार्बनिक यौगिकों के विखंडन से ऊर्जा उत्पादन के लिए क्या होता है, मतलब कार्बनिक यौगिकों के विखंडन से ऊर्जा उत्पादन के लिए क्या होता है। मेटाबॉलिज्म होता है, एनाबॉलिज्म होता है, कैटाबॉलिज्म होता है, या कैनिबैलिज्म होता है। ठीक है। तो यहां पर अगर हम देखेंगे कि विखंडन हो रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं टूट फूट हो रहा है, ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म तो नहीं होगा, क्योंकि मेटाबॉलिज्म दोनों के योग को कहेंगे एक तरह से कि कैटाबॉलिज्म भी हो रहा है और एनाबॉलिज्म भी हो रहा है, तब जाकर के मेटाबॉलिज्म होगा। लेकिन अभी आपने पढ़ा कि एनाबॉलिक क्या होती है, अगर कोई चीज बन रही है, अगर एसिमिलेशन हो रहा है, निर्माण कार्य हो रहा है, तो फिर एनाबॉलिज्म है, कंस्ट्रक्टिव कार्य में। और अगर कुछ टूट रहा है, विखंडन हो रहा है, तो कैटाबॉलिज्म हो रहा है। इसलिए इसका जो आंसर होगा कि कार्बनिक पदार्थों के विखंडन से किस प्रकार की ऊर्जा का उत्पादन होता है, तो अपचय, यानी कि कैटाबॉलिज्म प्रक्रिया हो रही है और उसी प्रकार की ऊर्जा का उत्पादन होगा। तो अपचय के दौरान कार्बनिक पदार्थों को विखंडन से ऊर्जा उत्पन्न होती है। कैटाबॉलिज्म के अंतर्गत पोषक तत्वों को विघटित कर सरल और विलेय पदार्थों में परिवर्तित कर दिया जाता है। यह एक डिस्ट्रक्टिव फेज होता है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि सबसे पहले किस प्रकार का श्वसन विकसित हुआ। अब देखिए, श्वसन यानी कि रिस्पिरेशन जो होता है वो ब्रीदिंग से अलग होता है। श्वसन कहाँ होता है, तो हमारी जो भी सेल है, स्क्रीन पर देखिए कि जो हमारी सेल है, सपोज करिए कि ये सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है और इसमें बाकी पदार्थ जो है पड़े हुए हैं। ठीक, बस ऐसे ही एक समझ लीजिए कि सेल है। तो इस सेल के अंदर जो ऑक्सीजन का ट्रांसफर होगा उसको हम लोग बोलते हैं रिस्पिरेशन। ठीक है। लेकिन हमारी नाक से जो हम सांस लेते हैं, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं ब्रीदिंग। ठीक। तो इन दोनों में डिफरेंस है, श्वसन को कभी भी ब्रीदिंग से वो नहीं करना है, कंफ्यूज नहीं करना है। तो आप प्रश्न को समझ लिए होंगे कि श्वसन सबसे पहले किस प्रकार का श्वसन विकसित हुआ, कि वायवीय श्वसन विकसित हुआ जो वायु की उपस्थिति में होगा, या अवायवीय अवायवीय विकसित हुआ, एना एनारोबिक जिसको बोलते हैं। पहले वाले को एरोबिक बोलते हैं, एयर से एरोबिक बना है, और एनारोबिक मतलब जिसमें एयर ना रहे। तो सबसे पहले एनारोबिक श्वसन विकसित हुआ, यानी कि जब ऑक्सीजन नहीं थी तो भी श्वसन होता था, और वो एनारोबिक टाइप का होता था, अवायवीय श्वसन होता था। तो याद रखेंगे सबसे पहले अवायवीय श्वसन विकसित हुआ। एक सेकंड। ठीक है। ठीक है। एक्सप्लेनेशन एक बार देख लेते हैं यहाँ पर कि सबसे पहले जब जीवन की उत्पत्ति होती है उस समय जीव अवायवीय श्वसन करते थे। इस प्रकार श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। एरोबिक श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि एक सामान्य मनुष्य 1 मिनट में सांस लेता है। तो देखिए, इस तरह के प्रश्न तो अब नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए कि बैड लक भी आपका काम कर रहा है तो इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाएंगे। ठीक है। पीटी जैसी परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, तो वो लोग जरूर ध्यान देंगे। चलिए एक बार प्रश्न से अलग कुछ बातें कर लेते हैं कि कभी कभी ये मन में ख्याल आता है, और कुछ टीम मेंबर्स भी ये बात करते हैं कि चैनल बहुत कम लोग देख रहे हैं, तो क्या किया जाए, क्या शेयर किया जाए, क्या स्टेटस लगाया जाए, क्या किया जाए। तो मैं उनसे बस एक बात कहता हूँ कि जितने भी चीज़ों को मैं सुनता हूँ या पॉजिटिव थॉट्स देखता हूँ, उसमें बस एक बात सीखता हूँ कि मेरा काम है पढ़ाना, और मैं ये सोचता हूँ कि मेरा ईश्वर जो है मेरे लेक्चर्स को देख रहा है। और ये मैटर नहीं करता कि मैं एक आदमी के लिए लेक्चर बना रहा हूँ या मैं 1 लाख आदमी के लिए लेक्चर बना रहा हूँ। अगर वो लेक्चर किसी एक नीडी आदमी को भी पहुंचता है और वो इसको देख करके अपने जीवन में कुछ डेसिमल्स में चेंजेस कर पाता है, तो ये बहुत बड़ा योगदान होगा मेरे साइड से। और हम हमेशा चाहते हैं कि चीज़ें अच्छी बनाने की कोशिश की जाए। हालाँकि अभी उतने बढ़िया प्रश्न नहीं बन पा रहे हैं, ना ही उतना अच्छा एक्सप्लेनेशन हो पा रहा है। शायद थ्योरेटिकल चीज़ों में ज़्यादा बढ़िया होता है, या फिर अगर खुद से क्वेश्चन बनाए जाएँ, तो ज़्यादा अच्छा हो पाता है। टेक्निकल टीम ने एक दिया मुझे बना करके, लेकिन अभी इसमें कुछ कमियाँ हैं। और मैं हमेशा लगातार अपनी कमियों पर काम करता रहूँगा, और अच्छा कंटेंट, अच्छी चीज़ें बनाकर
जिस प्रकार भी समाज में चेंजेस हो जाएंगे, क्योंकि अगर मैं एक बदतमीजी भरा चैनल बना दूं जिसमें मैं लोगों के कन्फेशन बताने लगूं या घटिया बातें बताने लगूं, पारिवारिक रिश्तों को उसमें धूमिल करने लगूं, तो मैं देखता हूं कि बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं कि नंबर वन हाइप पे आज मुझे दिखाई दिया। मैं ऐसे ही चेक कर रहा था कि नंबर वन हाइक किसको मिला है, मतलब जो एक नया यूट्यूब का स्टार्ट हुआ है जिसमें हाइक या हाइप करते हैं, कुछ हाइप के पॉइंट्स मिलते हैं सबको। तो मैं उसमें देख रहा था कि नंबर वन हाइक किसको मिला हुआ है। तो एक बहुत ही बेहुदा चैनल है, ठीक है, तो उसे मिला हुआ है। तो एक्चुअली है क्या कि लोग या पर्टिकुलर घटिया लोग निगेटिविटी सीख करने के लिए उस चीज को टॉप पर पहुंचाते हैं, क्योंकि शायद वो उसी तरह की सत्ता कायम करना चाहते हैं, उसी तरह के लोगों के बीच में रहना चाहते हैं, ठीक है। मुझे लगता है कि जहां तक अच्छी बातें पहुंचाई जा सके तो अच्छे लोगों की कमी नहीं है। अगर उनको आपका चैनल मिलेगा तो आप जरूर अ, उससे कुछ पॉजिटिव चीजें सीख पाएंगे। और बेहतर है कि मैं 1 लाख घटिया लोगों को पढ़ाने के बजाय एक अच्छे व्यक्ति को पढ़ाऊं, ठीक है। तो मेरा हमेशा यही टारगेट रहता है, और मैं बिल्कुल भी व्यूज से थोड़ी घबराहट होती है, साथ के लोग साथ छोड़ने लगते हैं, व्यूज से घबराहट ऑब्वियसली होती है, ठीक है। लेकिन फिर भी मुझे जो करना है वो विजन मेरा क्लियर है और उस तरह से मैं काम करता रहूंगा। तो एक सामान्य मनुष्य 1 मिनट में सांस लेता है, तो अगर एक अमूमन देखा जाए तो 14 से 18 बार जो है सांस लेता है, काउंट भी कर सकते हैं आप। और 72 बार जो है हार्ट वो धड़कता है जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो 72 बार 72 टाइम जो है दिल धड़कता है, और 14 से 18 बार एक मनुष्य 1 मिनट में सांस लेता है। तो इसको भी एक्सप्लेनेशन में देख लेंगे कि 72 बार हृदय धड़कता है, 14 से 18 बार अमूमन सांस लेता है, और जब श्वसन O2 की अनुपस्थिति में होता है तो ग्लूकोज का एक अणु टूट करके पायरुविक एसिड का 2 अणु बनाता है। ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसमें गिवन है। अगला यहाँ पर दिया हुआ है कि हाइड्रास्टिमन के समय मेढक श्वसन करता है। तो देखिए इसमें बहुत सारी चीजें हैं। हाइड्रोस्टैटिस भी इसको बोलते हैं, एक और चीज बोलते हैं हाइबरनेशन भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो जब भी हाइबरनेशन की बात होती है, तो ध्यान से समझ लेते हैं। हाइबरनेशन क्या स्थिति है? हाइबरनेशन ये स्थिति है कि मेढक, अब ठीक से मेढक तो बन नहीं पाएगा मेरे से, लेकिन फिर भी कुछ बनाने की कोशिश करता हूँ। चूहा बन गया, कोई बात नहीं, समझ लीजिए कि मेढक जो है, हाइबरनेशन का मतलब ये हुआ कि जब पानी नहीं है, ठीक है, तो ये छुप करके रहते हैं, मिट्टी के नीचे रहते हैं, ठीक है। जैसे उनको जहां भी छुपने का मिलता है या हाइबरनेशन में रहने को मिलता है, ठीक है, एक तरह से कि अपनी बॉडी की प्रक्रिया चल रही है लेकिन वो फुदक फुदक के घूम नहीं रहे हैं, यही हाइबरनेशन है, ठीक है। तो जिंदा तो है लेकिन जिंदा महसूस नहीं करा रहा है, यानी कि दिखाई नहीं दे रहे हैं आसपास में। तो ये हाइबरनेशन के समय जब भी मेढक श्वसन करेगा, या हाइड्रास्टेमन भी बोलते हैं और हाइड्रोस्टेटिस भी बोलते हैं, इस समय नम त्वचा के द्वारा ही ये श्वसन करता है। और बाकी टाइम में किससे करता है? तो बाकी टाइम में जो बाह्य उसके श्वसन तंत्र है उससे करता है। तो एक बार देख लेंगे कि हाइड्रास्टेमन और एस्टिवेशन के समय मेढक नम त्वचा से श्वसन करता है। जब मेढक पानी में रहता है तो बकल कैविटी से करता है, यानी कि बाह्य गिल्स से करता है। और मेढक जब जमीन पर रहता है तो लंग्स से करता है, ठीक है। पानी में रहेगा तो बकल कैविटी से करेगा, जमीन पर रहेगा तो फेफड़ों से करेगा, और हाइड्रास्टेमन में, या फिर दूसरा मैंने बताया जो हाइबरनेशन में रहेगा तो त्वचा से या नम त्वचा से अपना श्वसन कंप्लीट करता है। मनुष्य में निःश्वसित वायु में O2 की कितनी मात्रा होती है, यानी कि कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन की बात कर रहा है, ठीक है। तो रिस्पिरेशन, रिस्पिरेशन और इसी का होता है इंस्पिरेशन, ठीक है। तो रिस्पिरेशन मतलब सांस ले रहे हैं, मतलब ऑक्सीजन ट्रांसफर हो रही है, रिस्पिरेशन मतलब ऑक्सीजन निकल रही है। तो इस समय कितनी मात्रा में निश्वसित वायु होती है, उसमें O2 कितना होता है, ये पूछा हुआ है। तो इस तरह के प्रश्न बड़े पर्टिकुलर होते हैं, एसएससी, रेलवे, पीईटी जैसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। यूपी पीसीएस में कम चांसेस है। 17% एयर जो है, ऑक्सीजन जो है वो हम लोग जब इंस्पिरेशन होता है तो निकालते हैं निश्वसन में। एक बार देख लेंगे कि इंस्पिरेशन में मनुष्य 21% ऑक्सीजन लेता है, निःश्वसित वायु में O2 की 17% मात्रा होती है। हीमोग्लोबिन जो है वो हीम नामक रंजक होता है, यानी कलर पिगमेंट होता है, जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। ग्लोबिन लौह युक्त प्रोटीन होता है, और हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया नामक रोग हो जाता है। तो ये पॉइंट भी याद रखेंगे कि हीमोग्लोबिन अगर कम होगा तो एनीमिया हो जाता है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जंतु श्वसन तो करता है परंतु श्वसन अंग नहीं होते? कॉकरोच तो श्वसन अंग होते हैं। मेढक का टेडपोल लार्वा, ये भी श्वसन करता है और श्वसन अंग होते हैं। केंचुआ, केंचुआ के लिए पर्टिकुलर कोई श्वसन अंग नहीं होता। ये अपनी त्वचा के द्वारा, जैसे
एनेलिडा समूह का होता है केंचुआ, उभयलिंगी होता है, ठीक है ना? यानी कि दो लिंग पाए जाते हैं उसके अलग अलग खंडों में, ठीक है? तो कोई 17वें खंड में पाया जाता है और कोई एक और खंड में पाया जाता है, तो उभयलिंगी होता है, यानी कि दोनों मतलब जो भी सेक्सुअल ऑर्गन है वो दोनों पाए जाएंगे। और ये अपनी स्किन के द्वारा, जो ऊपर की स्किन होती है इसके द्वारा श्वसन करता है। अच्छा, कहते क्या है, इसको किसान का मित्र कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये नेचुरली फर्टाइल सॉइल बनाने में मदद करता है। बहुत सारे जो कंपोस्ट खाद बनती है, उसमें वर्मी कंपोस्ट एक बहुत फेमस है। तो वर्मी कंपोस्ट कहीं और नहीं, वो केंचुए वाली खाद को वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। एक्सप्लेनेशन आपके सामने खुला हुआ है। तो केचुआ श्वसन करता है, लेकिन उसमें श्वसन अंग नहीं होते हैं, तो पता है हमें। केचुआ त्वचा द्वारा श्वसन करता है। मेढक का टेडपोल लार्वा जो है, यानी कि जो छोटा लार्वा है, जिसको कभी कभी मछली समझ करके कंफ्यूजन हो जाता है, उसमें गिल्स होती हैं। और कॉकरोच जो है ट्रैकिया से श्वसन करता है, तो ये याद रखिएगा, कॉकरोच जो है ट्रैकिया से श्वसन करता है। और बुक लंग्स किस में पाए जाते हैं, तो बुक लंग्स पाए जाते हैं बिच्छू में, ठीक, यानी कि स्कॉर्पियन में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर कि तिलचट्टे में श्वसन अंग कौन सा होता है। तो जो तिलचट्टा होता है वो ट्रैकिया से श्वसन करता है, अभी हमने पढ़ा है, ठीक है। तो इसमें लंग्स की जगह पर क्या होता है, ट्रैकिया। तो और तिलचट्टा होता क्या है, तो कॉकरोच। कॉकरोचेस जो होते हैं वो ट्रैकिया से श्वसन करते हैं। समझ लीजिए कि फेफड़े का ही एक सब्स्टिट्यूट है ट्रैकिया, जिससे श्वसन करते हैं। तिलचट्टे में ट्रैकिया जो है श्वसन अंग होता है। बड़े जीव में लंग्स मिलता है, मनुष्य, मेढक, कुत्ता इत्यादि में। और मछलियों में या पानी में रहने वालों में गिल्स मिलता है। आप देखते होगे, अगर मछली आप देखोगे, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे जो है मछली के ऐसे गिल्स होती हैं, ठीक, जो धीरे धीरे खुलती हैं। तो गिल्स से मछलियां क्या करती हैं, सांस लेती हैं। अगला कि कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है। तो ग्लूकोज कहाँ ऑक्सीडाइज होगा या फिर भोजन कहाँ ऑक्सीडाइज होगा, कोशिका के अंदर, ये बात पूछ रहा है। तो कोशिका द्रव्य, माइटोकॉन्ड्रिया, घास या राइबोसोम। तो देखिए क्या क्या नहीं हो सकता, घास तो कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। यहाँ पर बचता है कोशिका द्रव्य। तो कोशिका द्रव्य का काम ये नहीं है, कोशिका द्रव्य में सारी चीजें फ्लोट करती रहती हैं और कोशिका में पाए जाने वाला वो द्रव्य है, ठीक है, कोई अंग तो है नहीं साइटोप्लाज्म। राइबोसोम ये कर सकता है राइबोसोम, लेकिन इसका काम प्रोटीन सिंथेसाइजेशन होता है। बचता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है, यानी कि कोशिका का पावर हाउस, ठीक है, कोशिका का पावर हाउस बोलते हैं। तो बिजली घर बोल सकते हैं पावर हाउस को, ठीक है ना। अ, ऊर्जा घर बोल सकते हैं, अलग अलग इसको बोलते हैं, तो ऊर्जा घर बेटर है, ऊर्जा घर, ठीक है। तो कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया जो है इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसमें ऐसे ऐसे अलग अलग रहता है और इस पे छोटी छोटी सी घुंडी बनी रहती है, इसको क्रिस्टी बोलते हैं, क्रिस्टी, ठीक है। कभी जब लेक्चर्स होंगे तो पूरा पढ़ाऊंगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कोशिका में राइबोसोम पाया जाता है, जिसमें प्रोटीन का सिंथेसाइजेशन होता है। कोशिका द्रव पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। 90% जल होता है कोशिका द्रव में, 10% खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन होता है। कोशिका द्रव कोशिकांग को सूखने से बचाने का कार्य करती है, यानी कि उसको नम रखती है, सूखने नहीं देती है। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि मानव शरीर में श्वसन वर्णक है। मतलब सिंपल सा प्रश्न पूछ रहा है, कह रहा है कि ऐसा कौन सा पिगमेंट है, ऐसा कौन सा पिगमेंट है जो कि रिस्पिरेशन में हेल्प करता है, जो कि रिस्पिरेशन में हेल्प करता है, ठीक है ना। तो क्लोरोफिल ये पत्तियों में पाया जाता है, हरे पत्तियों में, ठीक है ना। पत्तियों में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक। हीमोग्लोबिन, मेलानिन और यूमेलानिन। तो मेलानिन किस में पाया जाता है, तो स्किन में, हमारी जो त्वचा होती है, ठीक है। त्वचा का कलर अगर डार्क या लाइट हो रहा है तो इसमें क्या पाया जाता है, मेलानिन पाया जाता है। अगर त्वचा का कलर लाइट है, यानी कि व्हाइट कलर की है, ठीक है ना, जैसे यूएसए, रशिया इत्यादि में पाई जाती है, चाइना में, तो मेलानिन कंटेंट कम है, ठीक है। अगर ये डार्क कलर का है तो मेलानिन कंटेंट
ज्यादा है, जैसे अफ्रीका में या इंडिया के साउथ में, ठीक है। हम लोग का वेटिश कलर है, यानी कि बीच का पाया जाता है। वेटिश मतलब गेहूं कलर, ठीक है, गेहूं के कलर का थोड़ा थोड़ा सा। तो ये मेलानिन होता है। क्लोरोफिल मैंने बता ही दिया। क्लोरोफिल जो है आपका हरे पेड़ पौधों में, पत्तियों में पाया जाता है, जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए या ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करने के लिए, प्रकाश एब्जॉर्ब करने के लिए जरूरत होता है उन लोग को। और हीमोग्लोबिन जो है वो हम लोगों में पाया जाता है, जिसमें आयरन कंटेंट होता है। अच्छा, क्लोरोफिल में क्या कंटेंट होता है? तो मैग्नीशियम कंटेंट होता है, ठीक है। चलिए, एक्सप्लेनेशन देख लेंगे कि मानव शरीर में श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन होता है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है। आरबीसी का मुख्य कार्य शरीर की हर कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाना है, कार्बन डाइऑक्साइड के संयोग करके वापस लाना है। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला लौह तत्व क्या है? हीमेटिन है, Fe डबल प्लस। एटीपी संश्लेषण की क्रिया है, मतलब एटीपी किस प्रकार सिंथेसाइज होता है? क्या ये ऊर्जा शोषी क्रिया है, स्वतः जनित क्रिया है, उत्क्रमणीय क्रिया है, या ऊर्जा क्षेपी है? कुल मिलाकर के कहता है कि सॉरी इंडॉर्गेनिक है, स्पॉन्टेनियस है, रिवर्सिबल है, या एक्सऑर्गेनिक है, ठीक ना। तो जब भी एटीपी संश्लेषण होता है तो ऊर्जा खींची जाती है, ठीक है ना। ऊर्जा क्या की जाती है? खींची जाती है। तो ये एक ऊर्जा शोषी क्रिया है, यानी कि एंडार्गोनिक क्रिया है, ठीक है। याद रखेंगे, एटीपी का सिंथेसाइजेशन एक एंडार्गोनिक क्रिया है। एक्सप्लेनेशन में भी सेम चीज है, स्किप करेंगे, आगे चलेंगे। अच्छा प्रश्न था, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है आपके सामने, उसके पहले एक अनाउंसमेंट और कर देता हूं कि अगर आप कमेंट करोगे तो ये जो पीडीएफ हमारे सामने है, इसको हम अपने टेलीग्राम पर, जिसका नाम है, यहां पर आपको अवेलेबल करा देंगे। श्वसन में कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित में विखंडित हो जाता है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट किसमें किसमें टूट रहा है? तो ना ही ग्लाइकोजन में कार्बोहाइड्रेट टूटता है, ना ही ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में, ना ही ग्लूकोज में। ये कार्बन डाइऑक्साइड और जल में टूटता है, ठीक है। तो कार्ब्स किस में टूटते हैं? कार्बोहाइड्रेट यानी कि CHO, अगर इसको कार्ब्स माना जाए तो ये CO2 और H2O में टूट जाता है, ठीक है ना। ये याद रखिएगा, ये दो पार्ट में टूट जाता है, CO2 में और H2O में ये टूट जाएगा, ठीक है। तो एक बार रिएक्शन यहाँ पर देख लेते हैं कि ये 6 12 6, अच्छा, कार्बोहाइड्रेट को यहाँ पर ग्लूकोज का फॉर्मूला के साथ लिखा है, जो मैंने लिखा है वो शक्कर का लिख दिया है इसको, ठीक है। तो जब कार्बोहाइड्रेट आपका टूटेगा ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके, तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, यहाँ पर H2O बनेगा, और यहाँ पर ऊर्जा निकलेगी, ठीक है ना। यहाँ पर ऊर्जा निकलेगी, तीन काम यहाँ पर होता है। चलिए, श्वसन है, श्वसन के बारे में कहता है कि रिस्पिरेशन क्या है? एक कैटाबोलिक क्रिया क्रिया है, एक एनाबोलिक क्रिया है, या दोनों है? तो जब भी श्वसन होता है तो कोई कंस्ट्रक्टिव काम नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है? डिस्ट्रक्टिव काम हो रहा है। क्या हो रहा है? डिस्ट्रक्टिव काम हो रहा है, तो अपचयन हो रहा है। याद रखिएगा, रिस्पिरेशन इज ए कैटाबोलिक क्रिया, ठीक है। इज अ कैटाबोलिक प्रक्रिया, ठीक है। याद रखेंगे, कैटाबोलिक प्रक्रिया है, यानी कि कैटाबोलिक प्रोसेस है श्वसन। श्वसन एक अपचयी प्रक्रिया है, यानी कि कैटाबोलिक प्रोसेस है। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि ऊर्जा का उपयोग करते हुए पायरुविक का विघटन कहाँ होता है? तो चार ऑप्शन है: नाभिक, यकृत, माइटोकॉन्ड्रिया और अग्न्याशय। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो है कि ऊर्जा का उपयोग करते हुए पायरुविक का विघटन कहाँ होता है? तो आपको ये पता है कि ना ही न्यूक्लियस यानी कि नाभिक में होता है, ना ही लिवर यानी कि यकृत में होता है, ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो पायरुविक जो बनता है ऊर्जा का उपयोग करते हुए, उसका जो विघटन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। देख लेंगे एक्सप्लेनेशन की ऊर्जा का प्रयोग उपयोग करते हुए पायरुविक का विघटन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। एक ग्लूकोज अणु का ग्लाइकोलिसिस में विघटन के फलस्वरूप पायरुविक अम्ल के दो अणु बनते हैं। पायरुविक अम्ल के अणु के ऑक्सीकरण से एटीपी का एक अणु बनता है, 5 अणु NADH का बनता है, और एक अणु FADH2 का बनता है। नेक्स्ट है कि कोशिकाओं में तात्कालीन ऊर्जा उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से एक लिया जाता है, क्या लिया जाता है? तो एक ग्लूकोज लिया जाता है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा कि कोशिकाओं में अगर तात्कालीन ऊर्जा उत्पादन करनी हो तो ग्लूकोज लिया जाता है, ठीक है। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोशिकाओं में तात्कालीन ऊर्जा उत्पादन के लिए ग्लूकोज का प्रयोग किया जाता है। ग्लूकोज के एक अणु के श्वसन से कुल 2 + 36 यानी कि 38 एटीपी अणु प्राप्त होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति केंद्र यानी कि पावर हाउस कहते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि मछली
निम्नलिखित की सहायता से सांस लेती है, तो लगभग सभी को पता है कि गिल्स गिल्स की सहायता से मछली जो है सांस लेती है, और मैंने इसको बकायदा फोटो बना करके आप लोगों को समझाया है। ठीक है, कि गिल्स की सहायता से मछली सांस लेती है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित के इनमें से किससे ऊर्जा का उत्पादन होता है, कि श्वसन से होता है, प्रकाश संश्लेषण से होता है, रसाकर्षण से होता है, या फिर इसमें से किसी में से नहीं। तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण में भोजन बनाने की क्रिया होती है, ठीक है, उसके माध्यम से ऊर्जा का उत्पादन वहां पर प्राइमरीली नहीं किया जाता है, लेकिन श्वसन यानी कि रिस्पिरेशन जो होता है उससे ऊर्जा का उत्पादन होता है, तो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एक बार एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि श्वसन की क्रिया में ऊर्जा का उत्पादन होता है। श्वसन के उपरांत ग्लूकोज का क्या होता है, कंबस्शन होता है यानी दहन होता है। इस प्रक्रिया में ऊर्जा एटीपी के रूप में बाहर निकलती है। चलिए, अगला यहाँ पर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पादप अंगों में से कौन सा अंग श्वसन अंग है? फूल, पत्ती, जड़। तो यहाँ पर जो पत्ती है वही पौधों के लिए जो है श्वसन का काम करती है, यानी कि रिस्पिरेशन उसी के माध्यम से होता है। एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि पादप में श्वसन पत्तों के द्वारा होता है। फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं, ये पॉइंट भी याद रखिएगा। ठीक है, यानी कि एंथर से बना है, एंथर मतलब होता है ना पुंकेसर, तो एंथर से बना है, एंथोलॉजी फूलों के अध्ययन को कहते हैं। ठीक है, फलों के अध्ययन को वहीं अगर आप देखेंगे, फलों के अध्ययन को पोमोलो एक सेकेंड पोमो पोमोलॉजी कहते हैं, फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, फोमोलॉजी कहते हैं। और ओलेरी कल्चर होता है, ओलेरी सब्जियों का उत्पादन या उसका उससे संबंधित चीजों का अध्ययन। तो जड़ पौधों को स्थिरता प्रदान करता है। खनिज एवं लवण जल एवं खनिज लवण का अवशोषण करता है। जड़ जो होता है भोजन संग्रहण करने का कार्य भी करता है। प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है? तो काफी बेसिक क्वेश्चन है, अभी पेड़ों की पत्तियों में होता है, कोई बताने वाली बात है नहीं। तो फोटोसिंथेसिस होता है, यानी कि जो भी सूर्य का प्रकाश है उसको खींचा जाता है पत्तियों के द्वारा, उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, फिर उसको एब्जॉर्ब करके 1-2% उसका उपयोग किया जाता है, भोजन बनाने में प्रॉपरली उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला है कि दीर्घकालीन कठिन परिश्रम के पश्चात मांसपेशियों में होने वाली थकान, स्टार मार्क करिएगा इस प्रश्न को, आने की संभावना है। ठीक है, तो दीर्घकालीन कठिन परिश्रम अगर कोई कह रहा है तो मांसपेशी में थकान होने लगती है, कि भाई थका हुआ सा फील हो रहा है। ठीक है, लोग कहते हैं कि दर्द हो रहा है, थका हुआ सा फील हो रहा है, हाथ पैर उतना ठीक तरह से काम नहीं कर रहा है, ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा होता है कि जब बहुत ज्यादा कठिन परिश्रम करेंगे, जैसे जिम विम करके आए, तो थोड़ा थकान थकान सा पेशी में लगेगा। वो होता है लैक्टिक एसिड का जमाव हो जाता है। ठीक है, जैसे सपोज करिए कि हाथ है किसी का, ठीक, तो वो डंबल उम्बल भांज के आए 5 किलो का। ठीक है, डंबल भांज के आए 5 किलो का, तो क्या होगा, इस पोर्शन में थोड़ा थकान लगेगा, हाथ में पूरा थकान लगेगा। क्यों लग रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं लैक्टिक एसिड जो है इन सब प्लेसेस पर उसका निर्माण होगा और उसका जमाव हो जाएगा, इस कारण से थकान लगने लगता है। तो इसी कारण दीर्घकालीन अगर कोई भी परिश्रम करेंगे, लेबर करके आएंगे, तो आपको थकान महसूस होती है, लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है, याद रखिएगा, लैक्टिक एसिड। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पर कि कहाँ पाचन एवं श्वसन मार्ग एक दूसरे को अतिक्रमण करता है? ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी स्टार मार्क कर सकते हैं। ठीक है, स्टार मार्क कर सकते हैं इस क्वेश्चन को भी। ठीक है, कहता है कि पाचन यानी कि देखिए, अब एक छोटा सा फोटो बनाता हूं। ठीक, मान लीजिए कि ये नाक है, तो ये मुख गुहा का जो पोर्शन है, एक सेकंड, मुख गुहा का पोर्शन है। ठीक है, यहां से चीजें ऐसे नीचे जा रही हैं। ठीक, और आपको पता है कि सांस वाला भी इसी से नीचे जा रहा है। ठीक है, नोजल नॉस्ट्रल से होकर के नीचे जा रहा है। ठीक, तो पूछने का इनका ये मतलब है कि दोनों एक दूसरे को अतिक्रमण कहाँ करेंगे, कि कौन सी पाइप फेफड़े में चली जाएगी, लंग्स में चली जाएगी, ठीक है ना, कौन सी पाइप पेट के लिए चली जाएगी। ठीक, तो जब सब यहीं से जा रहा है तो अतिक्रमण कहाँ होगा? तो अतिक्रमण होता है जो स्वर यंत्र होता है, लैरिंग्स जिसको बोलते हैं, वहां पर। ठीक है, यहीं पर ग्लॉटिस एपिग्लॉटिस पाई जाती है, ऐसे ढक्कन लगा होता है। ठीक है, ऐसे समझ लीजिए कि एक ढक्कन जो है लगा हुआ है एक डिब्बे के ऊपर। ठीक, अब ये ढक्कन तो मैंने गलत दिखा दिया है, और डिब्बा तो सही बना दिया हूँ, ऐसे डिब्बा बनाओ, इधर ढक्कन बनाओ, बस बताने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो जब आप पानी पियोगे, ठीक है, तो ये सांस नली में जाने वाला मान लीजिए रास्ता है, तो ये बंद हो जाता है। ठीक है, स्वर यंत्र ये बंद हो जाता है, और आपका जो भी भोजन पानी है वो किनारे किनारे से चला गया या इसके ऊपर से चला गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर ये खुल जाता है जब भोजन करना होता है। ठीक है, तो ये स्वर यंत्र यानी कि लैरिंग्स में होता है,
ठीक है, लैरिंग्स इसको बोलते हैं। तो दोनों एक दूसरे का अतिक्रमण लैरिंग्स वाले स्थान पर करते हैं। ठीक है, LARYNX, उसमें स्पेलिंग थोड़ी गलत थी मेरी, जिसको वॉइस बॉक्स या साउंड बॉक्स भी कहते हैं, जिससे हम लोग बोलते हैं। और यहीं पर पाचन और श्वसन मार्ग एक दूसरे का अतिक्रमण करते हैं। आशा करता हूं कि ये प्रश्न समझ में आएगा। अच्छा प्रश्न है। फेफड़ों की कुल वायु क्षमता कितनी होती है, मतलब कितना लीटर हवा खींच सकते हैं? तो 6 से 8 लीटर जो है कुल वायु क्षमता होती है टोटल। ठीक है। अच्छा, एक बात और है कि हमेशा कुछ हवा फेफड़ों में बची रह जाती है। जैसे अगर ये आपका लंग्स है, तो कुछ हवा जो है फेफड़ों में बची रहती है, जो नहीं निकलती है। ठीक है, और ये कब निकलती है? ऐसे समझ लीजिए कि इसको प्राणवायु कहिए आप। तो अंतिम समय में जब उल्टी सांस चलती है, तो जो बची हुई हवा है वो भी निकलने लगती है। तो 6 से 8 लीटर टोटल कैपेसिटी होती है फेफड़े की। फेफड़े की कुल वायु क्षमता 6 से 8 लीटर होती है। ठीक है। अगला है कि मानव शरीर के किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है? ठीक है, बायां अलिंद, फेफड़ा, दायां अलिंद या फुफ्फुस धमनी? तो याद रखेंगे कि रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है। कहने का मतलब यहां पर क्या पूछा हुआ है कि कहां पर ऑक्सीजन ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, क्या पूछा हुआ है? ऑक्सीजन, रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है, यानी कि रुधिर को कहां ऑक्सीजन मिल रही है, पूछा ये हुआ है। ठीक ना, तो इसका आंसर हो जाएगा फेफड़ा। ठीक, उस प्रकार से अगर आप लगाएंगे तो यहां पर अगर लिखा होता पल्मोनरी वेन, तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के जाता है, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के जाता है, प्योर ब्लड लेकर के जाता है। और पल्मोनरी वेन या शायद इसको फुफ्फुसीय शिरा कहते हैं। ठीक है, तो रुधिर ऑक्सीजन युक्त कहाँ होता है? तो फेफड़े में होता है। मतलब जो भी ऑक्सीजन का ट्रांसफर होना है वो फेफड़े में ही होता है। एक बार चेक कर लेंगे एक्सप्लेनेशन कि फेफड़े में ब्लड ऑक्सीजन युक्त होता है, लैरिंग्स में पाचन और श्वसन मार्ग एक दूसरे का अतिक्रमण करते हैं, तो हम लोग देख चुके हैं। अगला है कि कौन सा वायवीय वायवीय और अवायवीय श्वसन में समान है? यानी कि जब भी आप एरोबिक और एनएरोबिक, एनएरोबिक कोई भी आप श्वसन करते हैं, दोनों टाइप का, तो दोनों श्वसन में क्या चीजें समान है, मतलब सिमिलर क्या होता है? सिमिलर क्या है? ठीक है, तो सिमिलर होता है श्वासोच्छ्वास। क्या होता है? श्वासोच्छ्वास जो होता है वो सिमिलर होता है, यानी कि, तो इसका मतलब है कि ब्रीदिंग, श्वासोच्छ्वास से डरिए मत, ब्रीदिंग जो है वो दोनों ही श्वसन में समान होती है। एक्सप्लेनेशन देखेंगे, ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया वायवीय अवायवीय श्वसन में समान है। एक अणु ग्लूकोज से इस क्रिया में पायरुविक अम्ल के दो अणु का निर्माण होता है। एटीपी क्या होता है? तो एक एंजाइम के द्वारा ऑक्सीकरण, एक हार्मोन उच्च ऊर्जा फास्फेट का बंध का एक अणु। तो ठीक है, उच्च ऊर्जा सहित फॉस्फेट बंध का एक अणु एटीपी कहलाता है। मैंने इसका फुल फॉर्म भी बताया आपको, एडेनोसिन ट्राई फॉस्फेट बोलते हैं। और इसको एनर्जी करेंसी, एनर्जी क्वाइन भी बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट उच्च ऊर्जा सहित फॉस्फेट बंध का एक अणु है, इसमें से एक फॉस्फेट निकलता है तो ये डाइफॉस्फेट बन जाता है, और इसको ऊर्जा करेंसी भी कहा जाता है। तो डायरेक्टली प्रश्न यहाँ से पूछता है कि ऊर्जा करेंसी क्या होता है। अगला है कि जलचरों में भूचरों की अपेक्षा श्वसन क्रिया तीव्रता से होती देखी जाती है। इसका कारण क्या होता है? कि जो भूचर होते हैं, यानी कि जो थल पर रह रहे हैं, ठीक है ना, उनकी अपेक्षा श्वसन क्रिया जो जलचर होते हैं, मतलब जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, उनमें ज्यादा तेजी से देखा जाता है कि जल्दी जल्दी श्वसन करते हैं। इस कारण से, क्योंकि जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा वायु में घुली ऑक्सीजन की मात्रा से कम होती है। ठीक है, तो उतनी ऑक्सीजन घुली ही नहीं रहती है जल में। इस कारण से क्या होता है कि वो जल्दी जल्दी से सांस लेना पड़ता है उनको। सेम वही एक्सप्लेनेशन में ये चीजें लिखी हुई हैं, कोई भी डिफरेंस नहीं है। अगला है कि कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि उसका श्वसन अंग क्या होता है? तो मैंने बताया भी था कि वातक या ट्रैकिया होता है। ठीक है, ट्रैकिया से सांस लेता है, इसीलिए ये जल में जीवित नहीं रह सकता है। तो ये भी एक यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे कि कॉकरोच जल में जीवित नहीं रहता। ठीक है, पृथ्वी पर जितने भी कीट हैं, सभी सारे कीट जो है वो ट्रैकिया द्वारा ही श्वसन करते हैं। ठीक है, मछली के बारे में प्रश्न है कि मछली का एयर ब्लैडर, जिसको वायु आशय कहते हैं, किस रूप में कार्य करता है? श्वसन अंग के रूप में, द्रव स्थैतिक अंग के रूप में, श्वसन अंग और द्रव स्थैतिक अंग दोनों रूप में, या फिर मुख्य श्वसन अंग के रूप में? तो मछली का जो एयर ब्लैडर होता है वो श्वसन अंग के तरीके से भी काम करता है, साथ में ही एक हाइड्रोस्टैटिक ऑर्गन के रूप में भी काम करता है, यानी कि द्रव स्थैतिक अंग के रूप में भी कार्य करता है। तो याद रखिएगा, श्वसन अंग
और द्रव स्थैतिक अंग दोनों के रूप में ही एयर ब्लैडर जो मछली का है, वायुआशय है, वो काम करता है। तो ये आंसर का एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, और काफी इंपॉर्टेंट है कि श्वसन अंग मछली का यानी कि एयर ब्लैडर जो होता है वो श्वसन अंग के तरीके से और द्रव स्थैतिक अंग दोनों तरीके से काम करता है। अगला है, किस प्रक्रिया के द्वारा श्वसन के दौरान रुधिर गैसें मतलब गैसें के दौरान गैसें रुधिर में प्रवेश करती हैं और फिर छोड़ दिया जाता है। इसको विसरण और सक्रिय परिवहन कहते हैं, ठीक है ना, यानी कि डिफ्यूजन, डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन इसको कहते हैं। तो विसरण और सक्रिय परिवहन के द्वारा श्वसन के दौरान गैसें रुधिर में प्रवेश करती हैं और फिर से छोड़ देती हैं। एक बार श्वसन में लगभग 500 ml हवा जो है अंदर ली जाती है। लंबे समय की कसरत के दौरान मुख्य ईंधन क्या होता है? तो हम लोग को वसा जो फैट होता है वो 9.3 कैलोरी ऊर्जा देता है 1 ग्राम में, ठीक है। तो अगर बहुत लंबे समय तक कसरत कर रहे हो तो फैट ही है जो कि मुख्य ईंधन या मुख्य फ्यूल की तरह से काम करेगा, याद रखिएगा, ठीक है। फिर आता है कि सेम वही चीज उत्पन्न करता है कि वसा उच्च ऊर्जा उत्पन्न करता है, वैल्यू नहीं लिखा है, और शरीर को उच्च ऊर्जा देता है, ये चीजें लिखी हुई हैं यहाँ पर। अंडे से नया नया निकला टेडपोल किसके माध्यम से श्वास लेता है? तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो उसका गलफड़ा होता है, गिल्स जो होते हैं बेसिकली, ठीक है ना, वो भी भीतरी गिल्स, इंटरनल गिल्स जो होते हैं। एक्चुअली टेडपोल जो होता है ना वो छोटा सा ऐसे मछली की तरह ही दिखता है। मुंह ऐसे बड़ा सा होता है, ऐसे ऐसे दिखता है छोटा सा। मुंह ऐसे खूब बड़ा सा रहेगा, ऐसे छोटा सा दिखेगा, ठीक है ना। तो ये जो होता है ये इंटरनल गिल्स के द्वारा ही सांस लेता है, याद रखिएगा। अगला है, उसी में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ कि मेढक के हृदय में 3 चेम्बर होते हैं। देखिए ये भी पॉइंट जानना है, क्योंकि अभी आरओ के एग्जाम में एक प्रश्न इससे रिलेटेड पूछ दिया था, ठीक है। तो मेढक के हृदय में कितने चेम्बर होते हैं? 3 चेम्बर होते हैं। मेढक में सांस त्वचा, फेफड़े और गिल्स के द्वारा लिया जाता है। त्वचा के द्वारा कब लिया जाता है? तो मैंने बताया कि जब हाइबरनेशन में जाता है मेढक तो त्वचा के द्वारा लिया जाता है। फेफड़े और गिल्स के द्वारा क्रमशः पानी में और बाहर लिया जाता है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है यहाँ पर कि कौन सी शिरा फेफड़े से हृदय में शुद्ध रक्त लाती है? तो देखिए, जब भी फेफड़े से कोई चीज निकलती है तो उल्टी हो जाती है। जैसे अमूमन जो हम लोग की धमनी है, जिसको आर्टरी बोलते हैं, ये शुद्ध रक्त लेकर के चलती है। और जो हम लोग की वेन है, जिसको हम लोग शिरा बोलते हैं, ये अशुद्ध रक्त लेकर के चलती है, अशुद्ध रक्त लेकर के चलती है। लेकिन जब भी फेफड़े से लाने की बात होगी तो ये चीजें उल्टी हो जाती हैं, ठीक है ना। तो यहां पर शुद्ध रक्त अगर लेकर के आना है तो जानिए फुफ्फुसीय सिरा हो जाएगी, ठीक ना, फुफ्फुसीय सिरा हो जाएगी, ठीक। और अगर अशुद्ध रक्त की बात होगी तो फुफ्फुसीय धमनी हो जाएगी। बस ये एक ही जगह अपोजिट होता है, तो उस समय आप क्या लगा दोगे? टिक, फुफ्फुसीय सिरा लगा दोगे। रेस्ट हमेशा शिरा जो होती है वो आपके शुद्ध रक्त लेकर के ही चलती है, जिसको हम लोग पल्मोनरी वेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पल्मोनरी वेन, ओके। चलिए, अगला है कि प्लूरा किसका आवरण होता है? तो प्लूरा जो है फेफड़े के बाहर, जैसे मान लीजिए यहां से आपका गला बना तो ऐसे 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 ऐसे, अब ये 2 ब्रांचेस में कट जाएगा, ठीक है। एक ब्रांच आपकी गई एक लंग्स में, दूसरी ब्रांच आपकी गई दूसरे लंग्स में, ठीक है, देखा होगा आपने। तो इसके बाहर जो है एक आवरण होता है, इसी आवरण को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लूरा। क्या बोलते हैं? प्लूरा। मैं लिख भी दे रहा हूं, ये जो बाहरी आवरण है इसको बोलेंगे प्लूरा, ठीक है, याद रखिएगा। तो कहता है कि फुफ्फुसी या फेफड़े का आवरण प्लूरा है। हृदय के आवरण को पेरिकार्डियम कहते हैं, और वृक्क या गुर्दे के आवरण को पेरिटोनियम कहते हैं, ठीक है। तो जो गुर्दा होता है, ये गुर्दे का इस प्रकार जो है स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो जो गुर्दा होता है इसके बाहर क्या होता है? इसके बाहर जो होता है इसको बोलते हैं पेरिटोनियम, ठीक। और जो हम लोग का हार्ट का पोर्शन होता है, कॉम्प्लेक्स सा, इसके बाहर जो होता है उसको बोलते हैं पेरिकार्डियम। तो ये कार्डियम एक कार्डियो से आया है, कार्डियोलॉजिस्ट आप जानते भी होंगे, हृदय देखने वाले, ठीक है ना, तो उसको बोलेंगे पेरिकार्डियम। अगला है, निम्नलिखित में से एक एंजाइम का श्रावण ईस्ट के द्वारा होता है जो किण्वन फर्मेंटेशन के लिए उत्तरदायी है। तो जाइमेज, जाइमेज का जो सिक्रेशन होता है,
जाइमेज का जो सिक्रेशन होता है वो ईस्ट के द्वारा होता है, जिससे फर्मेंटेशन होती है, यानी कि सड़न या किड़वन आप जो भी बोल लीजिए वो होती है। तो जाइमेज एंजाइम का श्रवण सिक्रेशन ईस्ट के द्वारा होता है, जो फर्मेंटेशन के लिए उत्तरदायी होता है। इन्वर्टेज एंजाइम भी किण्वन की प्रक्रिया में सहायता करता है। लाइपेज वसा के पाचन में सहायता करता है, तो वो लाइपेज के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि वसा को पचाने का काम करता है। वसा को फैटी एसिड और इसके साथ साथ ये उसमें ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। ठीक है, अगला कहता है मानव शरीर में कंठ को क्या कहा जाता है? तो कंठ को मेरे हिसाब से वॉइस बॉक्स कह सकते हैं, ठीक ना, जिसको हम लोग लैरिंक्स बोल रहे थे। लारिंग्स, लैरिंग्स बोल सकते हैं। लैरी पहले आ रहा है तो लैरिंग्स बोल सकते हैं, ठीक है ना। कंठ को लैरिंग्स बोल सकते हैं, ठीक है। लैरिंग्स बोलते हैं, वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि वयस्कों में सामान्य रूप से दिल के धड़कने की दर क्या होती है? तो 72 से 80 आप कह सकते हैं प्रति मिनट। 72 से 80 बार धड़कता है। वहीं बच्चा अगर रहेगा तो वो 100 पार चला जाता है, ठीक है ना। 100, 110, 120 ऐसे चला जाता है, ठीक। और सामान्य रूप से हम लोग ये 14 से 18 बार सांस लेते हैं। मानव श्वसन में क्या छोड़ा जाता है? तो अमूमन कार्बन डाइऑक्साइड, मोनो बीच में लिखा है तो सीओ कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, CO2 छोड़ते हैं हम लोग, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक डेटा लिखा हुआ है कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और इतना CO2 होता है किसी भी एयर में। तो इसमें से जो है आदमी सेम लेता है और छोड़ता थोड़ा ज्यादा है, 4% के आसपास CO2 छोड़ता है। सांस द्वारा 400 ml पानी हमारे शरीर से बाहर निकलता है। कैसे निकलता है? तो वाटर वेपर के रूप में। अब कुछ लोग कहेंगे कहाँ पानी निकलता है? तो जाड़े के दिनों में मुंह से जो भाप निकलता है ना, मुंह खोलने से, ये आप ही का मुंह है, खुला हुआ है, भाप निकलता है ना, तो वही है वाटर वेपर। चलिए, गले का एक फैला हुआ हिस्सा जो लड़कों में आवाज बॉक्स को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है, उसको क्या कहते हैं? तो इसको एडम्स एप्पल कहते हैं, याद रखिएगा। एडम्स एप्पल। एडम्स एप्पल मतलब क्या? जैसे मान लीजिए कि नॉर्मली ये गला है, ठीक, गले में नहीं, यहाँ पे वैसे फोड़ निकल जाता है, तो इसको एडम्स एप्पल कहते हैं। नहीं ऐसे गला निकल जाता है थोड़ा सा। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है गले गले का एक फैला हुआ हिस्सा जो लड़कों की आवाज बॉक्स बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है, उसको एडम का सेब कहते हैं। जबरदस्ती कुछ भी। मनुष्य के गले में श्वसन नलिका ट्रैकिया के दोनों ओर तैरिक्स के लैरिंग्स के नीचे स्थित रहती है, इसको बोलते हैं थायराइड ग्लैंड, ठीक है। इसी प्रकार एपिग्लॉटिस बोल रहा है, जो पतला कपाट की बात मैंने बताई थी, ग्रसनी को ट्रैकिया से जो जोड़ता है। ये चीजें मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। निम्नलिखित में से छोड़े गए श्वास में क्या शामिल होता है? तो जो छोड़ेंगे हम लोग उसमें नाइट्रोजन होता है, ठीक है ना। वो पहले में भी लिखा हुआ है, ठीक है। नाइट्रोजन ही पहले में भी लिखा है, तो ये भी ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। छोड़े गए सांस में नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है 4% तक, ठीक है। चलिए, श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को क्या कहा जाता है? तो अगर श्लेष्मा झिल्ली में सूजन आती है तो बोलते हैं ब्रोंकाइटिस। क्या बोलते हैं? ब्रोंकाइटिस। ये पॉइंट याद रखना है कि श्लेष्मा झिल्ली में अगर सूजन आ जाती है तो उसको बोलते हैं ब्रोंकाइटिस। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को ब्रोंकाइटिस कहते हैं। ट्रैकिया श्वास की बीमारी है। ब्रोंकाइटिस श्वास संबंधी बीमारी है। धूम्रपान और अधिक धूम आंख की बीमारी है, ठीक है। आंख की बीमारी नहीं है भाई, धूम्रपान आंख की बीमारी नहीं है, ठीक है। आंख के रंग से मतलब आइरिस के रंग से होता है, मतलब जो आंख का कलर होता है ना, किसी का ब्लू होता है, किसी का ब्राउन होता है, किसी का ब्लैक होता है। एक सेकंड, वो बेसिकली आइरिस के कारण होता है। एक ठीक। तो ये जो बाहर का कलर होता है ना, ये जो पर्दा होता है, ये ये होता है आइरिस। चलिए, अगला है कि हमारे फेफड़े में कितनी कोशिकाएं होती हैं? तो 600 मिलियन कोशिकाएं होती हैं। कोशिकाओं को क्या बोलेंगे? ये इसको बोलेंगे हम लोग वैक्यूल्स, ठीक है। यही कोशिका या गुब्बारा है जिससे आपका कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन एक्सचेंज होती है, ठीक है ना, कोशिकाओं के माध्यम से। तो 600 मिलियन कोशिकाएं होती हैं, यहाँ पर एक लिखा हुआ है, बाकी सारी चीजें इसमें लिखी हुई हैं, ठीक है। मूत्र के बारे में लिखा है कि मूत्र का रंग यूरोक्रोम के कारण पीला होता है, ठीक है। और पीएच जो मूत्र का होता है 6 होता है, यानी कहीं ना कहीं एसिडिक होता है। मनुष्यों में पाए जाने वाला श्वसन पिगमेंट क्या है? तो हीमोग्लोबिन है। श्वसन पिगमेंट क्या है? हीमोग्लोबिन है। ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं।
यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है, एक बार देख लीजिएगा। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम का एक परमाणु होता है, मैंने आपको बताया भी था। मेलानिन जो है वो त्वचा का रंग बनाता है। सेम चीजें रिपीट हो रही हैं। ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज को पाइरूवेट में विघटन कहाँ होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं कि O2 का उपयोग करके पाइरूवेट का विभाजन कहाँ होता है? तो O2 का उपयोग करके पाइरूवेट का विभाजन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, ऊर्जा उत्पादन के दौरान जब हमारी मांसपेशियां की कोशिका में ऑक्सीजन की कमी होती है तो 6 कार्बन अणु कितने कार्बन अणुओं में जो है बदल जाते हैं? तो 6 कार्बन अणु जो है वो 3 कार्बन अणुओं में परिवर्तित हो जाते हैं जब हमारे ऊर्जा उत्पादन के दौरान हमारी मांसपेशियों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होती है। तो एक्सप्लेनेशन यहाँ लिखा है कि ऊर्जा उत्पादन के दौरान जब हमारी मांसपेशियों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होती है तो 6 कार्बन अणु 3 कार्बन अणु में परिवर्तित हो जाता है। अनॉक्सी शोषण में ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की मांसपेशियों में, लैक्टिक अम्ल बैक्टीरिया और यीस्ट की कोशिकाओं में इथाइल अल्कोहल में विघटित हो जाता है। इसे शर्करा किण्वन कहते हैं। इसके अंतर्गत होने वाले संपूर्ण प्रक्रम को ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। अनॉक्सी शोषण के अंत में लैक्टिक अम्ल बनता है। ग्लूकोज के एक अणु के शोषण से कुल 38 एटीपी प्राप्त होते हैं। तो इसको अंडरलाइन कर सकते हैं आप लोग। ये पूछा जाने वाला टोटल चीज है। कह रहा है कि किस वर्ग के प्राणियों में श्वसन गलफड़ों अथवा फेफड़ों द्वारा होता है? तो बड़ा आसान है कि उभयचर जो भी होते हैं उनमें श्वसन गलफड़ों अथवा फेफड़ों द्वारा होता है। देखिए केवल गलफड़ों नहीं लिखा है, इसलिए बहुत ध्यान से देखेंगे क्योंकि पहला ऑप्शन मत्स्य है। गलत नहीं करेंगे इस तरह के प्रश्न को, आसान प्रश्नों को। ठीक है, उभयचर में ऐसा होता है। अगला है निःश्वसन किसके द्वारा होता है? तो फेफड़े की अवस्थिति के द्वारा होता है, यानी कि पिचकने के साथ निःश्वसन होता है। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से कौन अनाक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रहित रक्त के मिश्रण के प्रवाह को सहन कर सकता है? तो जो मेढक यानी कि एम्फीबियंस होते हैं वो ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रहित दोनों ही जो ब्लड होता है उसके प्रवाह को सहन कर लेते हैं। तो याद रखिएगा, ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, मत्स्य वर्ग में केवल शुद्ध रक्त जाता है। मेढक असमतापी होते हैं और मेढक जो है दोनों रक्त सह सकते हैं। चलिए आखिरी कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कि किसके किससे श्वसन के दौरान ऊर्जा प्राप्त होती है? तो बहुत आसान प्रश्न है। जब ग्लूकोज जलेगा, ग्लूकोज बर्न होगा तो हमें ऊर्जा प्राप्त होगी। ठीक है, कितना ऊर्जा प्राप्त होती है? तो 686 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ग्लाइकोलिसिस के पूरे चरण में एटीपी के 4 अणु अणु बनते हैं जबकि 2 अणु खर्च हो जाते हैं। तो अगर पूछा जाए कि ओवरऑल कितने अणु बच रहे हैं तो 2 ही अणु बच रहे हैं ग्लाइकोलिसिस में। ठीक है, अब श्वसन दर दिया हुआ है, थोड़ा सा थ्योरी दिया हुआ है कि नवजात शिशु में 32 श्वसन होता है, 5 वर्ष के बच्चों में 26 होता है, 25 वर्ष में 16 होता है, 50 वर्ष में 18 होता है। फिर ऑक्सीजन की मात्रा दी है कि भाई कितना CO2 आता है, तो 3.6% CO2 एक्सपायरेशन में निकलता है। ठीक है, इंस्पायरेशन के स्थान पर। फिर श्वसन विधि दिया हुआ है, जैसे एक कोशिकीय है, थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ, ध्यान से देखिएगा। चलिए एक सेकंड। अभी पूरी तरह से नहीं दिखा पाऊंगा मैं, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, इतने में एडजस्ट कर लीजिए। जैसे एक कोशिकीय जीव है, कोई भी यूनिसेलुलर अगर होगा तो विसरण के माध्यम से श्वसन करेगा। प्लाज्मा झिल्ली उसके लिए होगी श्वसन अंग के रूप में। पोरीफेरा और सिलेंट्रेटा विसरण के माध्यम से करेगा, जो भी उसकी बॉडी का सरफेस है उसके माध्यम से। हेलमेंथीस जो होगा वो त्वचा से करेगा। कीट जो होगा वो ट्रैकिया से करेगा, ट्रैकियल शोषण करेगा। क्रस्टेशियन जो होगा वो गिल या गिल्स से शोषण करेगा। मोलस्क जो होगा वो ब्रैंकियल और पल्मोनरी दोनों से करेगा। ठीक है, मछलियां गिल्स से करेंगी। एम्फीबियंस कई तरह से करेंगे, मुखगुही शोषण करेंगे, बकल रेस्पिरेशन करेंगे, क्यूटेनियस करेंगे, त्वचीय करेंगे और फुफ्फुसीय करेंगे, लेकिन पल्मोनरी करेंगे। तो मुख गुहा से भी करते हैं, गिल्स से भी करते हैं और त्वचा से भी करते हैं। फिर जो भी सरीसृप होगा, सरीसृप यानी कि सांप इत्यादि, वो पल्मोनरी से करेगा, फेफड़ा होता है उसमें। स्तनधारी मैमल्स में तो फेफड़ा होता ही होता है। अनाक्सी श्वसन और ऑक्सी श्वसन देख लेते हैं। अनाक्सी श्वसन में ऑक्सीजन आवश्यक नहीं होता है, H2O नहीं निकलता है, अपेक्षाकृत कम ऊर्जा निकलती है, कोशिका द्रव्य में होता है ये। अनाक्सी श्वसन जो है वो कोशिका द्रव्य में होगा, याद रखिएगा। अनाक्सी श्वसन किसमें होगा, इसको नहीं लगाएंगे। एक सेकंड, अनाक्सी श्वसन किसमें होगा तो कोशिका द्रव्य में होता है।
ठीक है। अनाक्सिक शोषण किसमें होगा? तो कोशिका द्रव में होगा। ग्लूकोज के एक अणु के टूटने से 2 एटीपी ऊर्जा निकलती है। और ऑक्सीशोषण किसमें होगा? तो O2 निकलता है, H2O निकलता है, ऊर्जा निकलती है, और ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया और कोशिका द्रव दोनों में, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा प्रीडोमिनेंट होता है। ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि अगर लेक्चर पूरा देखे होंगे तो कुछ ना कुछ नॉलेज जरूर हुई होगी। अगर नॉलेज हुई होगी तो प्लीज आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, या फिर लाइक शेयर जरूर करना मत भूलिए। अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करिए जो कि सच में नीडी हैं, जिन्हें जरूरत होती है, जो खरीदने में, कोर्स परचेज करने में थोड़े से मतलब पीछे रह जाते हैं। ठीक है। तो ये एक पेड कोर्स की तरह से हम लोग लेकर के आते हैं। इसके फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके पीडीएफ मिल जाएंगे। अगर आप ठीक ठाक कमेंट करते हो नीचे पीडीएफ मांगते हो तो पीडीएफ आपको हमारे को मिल जाएगा। हमारा जो ग्रुप है दोस्तों, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हमारा ग्रुप है द PYQ। टेलीग्राम पर जाकर के आप सर्च करेंगे तो सबसे ऊपर हमारा यही ग्रुप आएगा। ठीक है। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।